आपका स्वागत है। रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के लिए एंशिएंट हिस्ट्री की अति संभावित प्रश्न श्रृंखला का यह 5वां वीडियो है। इससे पहले हम 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो आप देखेंगे कि जितने भी ग्रुप डी में जो प्रश्न इतिहास से बने हैं, प्राचीन भारत के इतिहास से बने हैं, उनमें से सभी प्रश्न इन वीडियो में ही पाए गए हैं। तो चलिए देखते रहिए। इसी प्रकार हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक मौर्य वंश से संबंधित है। मौर्य वंश से एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं वो हम देखेंगे आगे। चलिए, पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? तो ये भारत का प्रथम जो साम्राज्य निर्माता था वो कौन सा था? इसका राइट आंसर है बी, मौर्य वंश। भारत का सबसे पहला और सबसे बड़ा मौर्य वंश था। ठीक है, सबसे पहला और सबसे बड़ा मौर्य वंश का साम्राज्य था मौर्य वंश। इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, तो आप ये भी याद रखेंगे। यहीं आपसे अगर प्रश्न पूछ दिया जाए कि भारत का पहला ऐसा कौन सा शासक था जो राष्ट्रीय शासक कहलाया, तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था? ये सभी विदेशी नाम दिए गए हैं। जो भारत में आए थे उनको एक अलग करना है और जो नहीं आया था उसको चयन करना है। ठीक है, तो पहला है वास्को डिगामा। वास्को डिगामा के बारे में आप जानते होंगे कि ये 1498 ईस्वी में कालीकट आया था और ये पुर्तगाल का क्या था? यात्री था। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। कोलंबस चूंकि भारत आना चाहता था, ठीक है, लेकिन ये जिस जहाज से आ रहा था वो जहाज इंडिया की बजाय पश्चिम में चला गया। तो ये कहाँ पहुंच गया? वेस्ट इंडीज के द्वीपों पर। तो वहां पर वो जाकर के अमेरिका की खोज करता है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे, आना इंडिया चाहता था लेकिन पहुंच अमेरिका गया। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी है। इसी प्रकार अगर हम मेगास्थनीज को देखें तो मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर था उसका राजदूत था और ये चंद्रगुप्त मौर्य, भारत के प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यही अगर हम फायान की बात करें तो फायान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त शासक था। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त शासक था ये चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके शासनकाल में भारत आया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज को मैंने अभी आपको बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, लेकिन मेगास्थनीज से संबंधित एक इसकी पुस्तक को याद रखना है जिसका नाम था इंडिका। क्या नाम था? इंडिका। देखिए, मेगास्थनीज के बारे में 3-4 फैक्ट याद रखना है। एक तो मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज के द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? तो हम इसको पहले ही बता चुके हैं, क्या है? इंडिका। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें तो ये चाणक्य की पुस्तक है। ठीक है, चाणक्य की पुस्तक है। मीन कैंप एडोल्फ हिटलर की पुस्तक है। ठीक है, एडोल्फ हिटलर की पुस्तक है। वेल्थ ऑफ नेशंस, ये पुस्तक मेरे द्वारा इस ऑप्शन में इसलिए डाली गई थी, काफी एग्जाम्स में ये पूछी जाती है। हालांकि इकोनॉमी की पुस्तक है और इकोनॉमी के जो जनक थे एडम स्मिथ, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है क्या? वेल्थ ऑफ नेशंस। इसलिए मैंने इसको डाला है, ये काफी एग्जाम में पूछी जाती है। तो आप याद रखेंगे, इंडिका मेगास्थनीज की है, अर्थशास्त्र चाणक्य की है, मीन कैंप एडोल्फ हिटलर की है और वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ की है। अगला प्रश्न है कि साम्राज्य विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी?
तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी? चाणक्य ने। चाणक्य ने, ठीक है, चाणक्य ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। तो चाणक्य के दो अन्य नाम थे, एक था विष्णुगुप्त और दूसरा था कौटिल्य। तो आप ये भी याद रखेंगे, ठीक है। साम्राज्य जब इसने विस्तार कर लिया और उसके बाद में जो चाणक्य थे उनको क्या बनाया गया था? प्रधानमंत्री बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था? तो इसका राइट आंसर है ए, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ फैक्ट और याद रखेंगे। तो ये मौर्य वंश का संस्थापक था, ठीक है। पहला याद रखेंगे कि मौर्य वंश का संस्थापक था और इसे ही क्या माना गया है? भारत का पहला राष्ट्रीय सम्राट माना गया है। राष्ट्रीय सम्राट माना गया है। इसके साथ ही आप याद रखेंगे इसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। किससे? बाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। इसने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत बनके कौन? मेगास्थनीज इसके दरबार में आया था, ठीक है। इसकी जो मृत्यु हुई थी वो सिरवड़ बेलगोला कर्नाटक में हुई थी। तो आप ये भी याद रखेंगे, ठीक है। सिरवड़ बेलगोला कर्नाटक में हुई थी, ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के विस्तार में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और ये तब चंद्रगुप्त मौर्य का एक तरह का गुरु था। बाद में ये मुख्य पुरोहित और प्रधानमंत्री बना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए। 8वां प्रश्न है, चाणक्य को निम्न नाम से भी जाना जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त दो और अन्य नामों से जाना जाता है। ये चंद्रगुप्त का क्या बना था? प्रधानमंत्री बना था। इसकी एक पुस्तक का नाम याद रखना है, काफी एग्जाम्स में पूछी जाती, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो इसका संबंध जो है राजनीति से है। कैसे है? राजनीति से है। देखिए इतिहास में लिखी गई है, इसलिए लोग ज्यादातर क्या सोचते हैं कि इतिहास की पुस्तक होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका संबंध किससे है? राजनीति से है। इसने शासन को किस प्रकार से चलाना है उसके बारे में लिखा है इसमें। अगला प्रश्न है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका में किसको भेजा था? देखिए अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए दो लोगों को भेजा था, ठीक है। एक था इनका पुत्र जिसका नाम था महेंद्र। क्या नाम था? महेंद्र, ठीक है। और एक थी इनकी पुत्री जिसका नाम था संघमित्रा। इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर है संघमित्रा। तो अशोक ने दो लोग भेजे थे श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को। अगला प्रश्न है, देखिए अशोक चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये मौर्य वंश का संस्थापक था। इसका पुत्र हुआ बिंदुसार, ठीक है। बिंदुसार का पुत्र हुआ अशोक। तो अशोक इस प्रकार से मौर्य वंश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है जेम्स प्रिंसेप। ए, जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में, कब? 1837 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता पाई थी। यही आपसे पूछा जाए कि अशोक के जो शिलालेख थे उनकी खोज किसने की थी? तो किसने की थी? टी फैंथलर ने। अगर खोज की बात करें तो टी फैंथलर है। इनको पढ़ने में पहली सफलता जेम्स प्रिंसेप है, ठीक है। तो जेम्स प्रिंसेप है। आपको ये दोनों सन और ये इनके दोनों के नाम याद रखने होंगे, ठीक है। खोज टी फैंथलर 1750 में और पढ़ने में सफलता जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। अगला प्रश्न है कि अपने अभिलेख में अशोक प्राय किस नाम से संदर्भित पाए जाते हैं? तो देखिए जो इनके दो अभिलेख मिले हैं मास्की और गुर्जरा, इनमें मास्की और गुर्जरा में इनका नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है। क्या मिलता है? अशोक मिलता है। लेकिन और अन्य स्थानों पर जहां पर भी अशोक का नाम मिला है तो वो मिला है देवनाम प्रियदर्शी, ठीक है, अर्थात देवताओं का प्रिय राजा। तो इसका राइट आंसर ए है। हालांकि हम अशोक के बारे में भी कुछ फैक्ट याद रखेंगे कि ये 269 ईसा पूर्व में
राजगद्दी पर बैठा। मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? 269 ईसा पूर्व में। 261 ईसा पूर्व में एक युद्ध लड़ा जिसका नाम था कलिंग का युद्ध। किसका युद्ध? कलिंग का युद्ध। 269 में जब ये गद्दी पर बैठा, उससे पहले ये अवंती का राज्यपाल था। और अभिलेखों की जो शुरुआत है भारत में, वो अशोक के द्वारा की गई थी, ऐसा माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो कलिंग युद्ध का वर्णन है 13वें शिलालेख में। ठीक है, अगर हम कलिंग युद्ध की बात करें तो ये कब लड़ा गया था? 261 ईस्वी में, सॉरी ईसा पूर्व में, है ना। और अगर हम कलिंग की राजधानी की बात करें तो क्या है? तोसली। तोसली पर अधिकार कर लिया था। तोसली पर अधिकार करने के बाद में जब वहां का नरसंहार देखा तो अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया और जो युद्ध है वो हमेशा के लिए त्याग दिया। इन सब का वर्णन कहाँ मिलता है? 13वें शिलालेख में। अगला प्रश्न है, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? इसका राइट आंसर है बी, अर्थात अशोक का। देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ बोलते हैं ना, यानी कि जो सिंह स्तंभ है, तो सिंह स्तंभ सारनाथ वाला जो अशोक स्तंभ था उसी से लिया गया है। तो आप याद रखेंगे, इसका राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो जो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा थी वो थी पड़। ठीक है, क्या थी? पड़। हालांकि अन्य मुद्राएं भी प्रचलित थी, जैसे निष्क, निष्क, कासारपड़, कासारपड़। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित थी वो थी पड़। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य वंश का शासक नहीं है? देखिए, मौर्य वंश के शासक जो मैंने आपको बताया था, इनमें से तो बिंबिसार और बिंदुसार ये दो कन्फ्यूज वाले होते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था। बिंबिसार जो है हर्यक वंश का संस्थापक था, हर्यक वंश का संस्थापक था, तो आप ये याद रखेंगे। और ये चंद्रगुप्त मौर्य है, वो ये मौर्य वंश का संस्थापक है। क्या है? मौर्य वंश का संस्थापक है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, इसलिए ये भी क्या है? मौर्य वंश से संबंधित है। बृहद्रथ ये मौर्यों का अंतिम राजा था। बृहद्रथ क्या था? अंतिम शासक था, अंतिम शासक था। तो आप ये भी याद रखेंगे, अगर मौर्यों का अंतिम शासक आपसे पूछ दिया जाए तो आप याद रखेंगे कौन था? बृहद्रथ था। ठीक है, तो ये भी मौर्यों से संबंधित है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए, बिंबिसार। अगला प्रश्न है कि विश्व प्रसिद्ध सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो विश्व प्रसिद्ध सांची का स्तूप है कहाँ है, आपको पूछ दिया जाए तो ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी अगर जिला पूछ दिया जाए तो रायसेन में, रायसेन के सांची नामक स्थान पर। ठीक है, ये बनवाए किसने थे? तो अशोक ने बनवाए थे। आप याद रखेंगे, अशोक ने बनवाए थे। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है कि तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के शासनकाल में कहां पर हुआ था? देखिए, बौद्ध संगीतियां कितनी हुई थी? 4 हुई थी। ठीक है, और ये कहां कहां हुई थी, इसके लिए मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक दी थी, आपको याद होगी। तो शॉर्ट ट्रिक क्या थी? राजा का बलशाली पुत्र, बलशाली पुत्र, बलशाली पुत्र कश्मीर में है, कश्मीर में है। ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि इससे चारों बौद्ध संगीतियों के जो स्थान हैं, काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो आपको सभी याद हो जाएंगे। राजा से है राजगिरह, ठीक है, बलशाली से है वैशाली, और पुत्र से है पाटलिपुत्र, कश्मीर से है कश्मीर। तो या तो आप इसके लिए पिछला वीडियो देखें या फिर इसको भी सही से याद करने की कोशिश करें। इस प्रकार से अशोक के जो शासनकाल में हुई थी, देखिए ये पहली है, ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है और ये चौथी है। तो इसका मतलब है पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? तो मैं आपको अर्थशास्त्र के बारे में बता चुका हूं। इसके लेखक कौन है? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त को भी क्या बोलते हैं? कौटिल्य या फिर चाणक्य। ठीक है,
और अगर पूछ लिया जाए कि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, तो आपको याद रखना है राजनीति से है, राजनीति से है। अब ये जो अन्य नाम दिए गए हैं, विष्णु शर्मा की एक पुस्तक आपको याद रखनी है जिसका नाम है पंचतंत्र। ये काफी एग्जाम्स में पूछी जाती है। कल्हड़ की है राजतरंगिणी। क्या है? राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर का इतिहास है। ठीक है, क्या है? कश्मीर का इतिहास है। तो आपको ये भी याद रखना है। यहीं अगर पाणिनि की बात करें तो पाणिनि की प्रसिद्ध पुस्तक है अष्टाध्यायी। क्या है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी। और अगर ये बात करें कि अष्टाध्यायी का संबंध किससे है, यानी कि इसमें क्या लिखा है, तो ये संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक है जो पाणिनि ने लिखी है। अगला प्रश्न है, तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने किसको भेजा था? देखिए, जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ था तो बिंदुसार ने सबसे पहले सुसीम को भेजा था। किसको भेजा था? सुसीम को भेजा था। और जब कंट्रोल नहीं हुआ तो उसके बाद में फिर से उन्होंने किसको भेजा? अशोक को भेजा था। पहले सुसीम को और फिर अशोक को। तो आप याद रखेंगे। आज का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित लिपियों में से किस लिपि का प्रयोग अशोक के शिलालेखों में नहीं हुआ है? देखिए, अभी तक जितने भी अभिलेखों को मतलब देखा गया है उनमें 4 लिपियों का प्रयोग हुआ है। किसका? ग्रीक, ब्राह्मी, खरोष्टी और एक है अरामाइक। क्या नाम है? अरामाइक। तो ये 4 लिपियों का प्रयोग देखने को मिला है। देखिए, ब्राह्मी लिपि के जो अभिलेख हैं तो ये आज के समय के जो भारत है लगभग यहाँ पर पाए गए हैं। ठीक है, तो ये ब्राह्मी लिपि के अभिलेख यहाँ से मिले हैं। खरोष्टी लिपि के जो हैं उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से मिले हैं। ठीक है, तो आप ये भी याद रखेंगे, उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से खरोष्टी लिपि के, ठीक है, उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से खरोष्टी लिपि के अभिलेख मिले हैं। और अगर हम ग्रीक और अरामाइक इन दोनों की बात करें तो ये मिले हैं अफगानिस्तान से। कहाँ से? अफगानिस्तान से। तो आप इन्हें भी याद रखेंगे क्योंकि हो सकता है आपको एग्जाम में लिपि ना पूछते हुए ये पूछ दिए जाए कि कहाँ कहाँ से मिले हैं। तो भारत में ब्राह्मी लिपि से लिखे हुए, पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि से लिखे हुए, अरामाइक और ग्रीक ये 2 लिपियों से लिखे हुए मिले हैं अफगानिस्तान में। लेकिन द्रविड़ जो है, द्रविड़ लिपि के या द्रविड़ भाषा से भी कोई भी अभिलेख नहीं मिला है। तो इसका राइट आंसर है डी। और ये हमारा अंतिम प्रश्न था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में।